गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। अपन अपना क्लास 11 में ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जो था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत ही शानदार तरीके से उसको कंप्लीट किया है। सबको समझ भी आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ, जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो आज इसकी शुरुआत करते हैं। 2 या 3 लेक्चर में ये भी खत्म हो जाएगा। पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और एनसीईआरटी के बाहर से जो भी इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी देखेंगे। वैसे तो एनसीईआरटी ही काफ़ी होती है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले क्या है, टॉपिक्स क्या पढ़ेंगे उसके अंदर अपन? ब्लड, लिम्फ, सर्कुलेटरी पाथवे, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज अपन इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, पहले टॉपिक का नाम समझते हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन मतलब बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं और वो कैसे सर्कुलेट बॉडी में हो रहे हैं, उसको अपने को इस चैप्टर में स्टडी करना है। बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड्स और उनका सर्कुलेशन कैसे अपनी बॉडी में होता है, इस पूरे चैप्टर में अपन उसी चीज को देखेंगे। वो फ्लूइड्स कौन से हैं, उस सर्कुलेशन कराने के लिए मैकेनिज्म क्या है, सर्कुलेशन कराने के लिए जरूरत क्या है चीजों की, वो सब अपन पढ़ेंगे। तो अपना पहला टॉपिक आता है नीड ऑफ सर्कुलेशन। मतलब कि बॉडी में सर्कुलेशन की जरूरत क्या है। जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे इस चैप्टर की पहले पेज पे पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि सर्कुलेशन की बॉडी में जरूरत क्या है। जरूरत क्या है, क्यों है अपनी बॉडी में सर्कुलेशन, ना हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अपनी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से। सेल मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन्स। और हर सेल को जीने के लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और उनके अंदर जो वेस्ट जनरेट होता है वो उनको बाहर निकालना भी है। तो हर सेल को काम की चीजें चाहिए और बेकार की चीजें निकालनी है। तो काम की चीजें ले लाने के लिए और बेकार की चीजें भेजने के लिए कुछ होना तो चाहिए, कुछ चीज तो होनी चाहिए। उसी चीज को अपन ने क्या नाम दिया? सर्कुलेशन। तो ये है अपना लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू। अब क्या है बच्चों, देखो, इस तक कुछ लाने के लिए एक पाइपलाइन तो होनी चाहिए ना, एक पाइपलाइन तो होनी चाहिए। इससे कुछ निकालने के लिए एक पाइपलाइन तो होनी चाहिए ना, एक पाइपलाइन तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लाना है अपने को? अच्छी अच्छी चीजें। क्या लाना है? सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें। एक जैसे कि, एक सेकेंड, अपने को टिश्यू में भेजना है अच्छी अच्छी चीजों को और बाहर निकालना है बुरी बुरी चीजों को। जैसे कि अच्छी चीजें क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब अपनी बॉडी की सेल्स की रिक्वायरमेंट है। और बुरी बुरी चीजें क्या है? जैसे कि CO2 या एक्सक्रीटरी वेस्ट, जो भी यहाँ पर जनरेट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो अपनी बॉडी जनरेट करती है। तो अच्छी अच्छी चीजों को लाना, बुरी बुरी चीजों को निकालना, इसके लिए क्या चाहिए? एक सर्कुलेशन पाइपलाइन चाहिए। कोई चीज चाहिए जिसमें ये होके बैठ के आ सके, कोई चीज चाहिए जिसमें बैठ के जा सके। इसीलिए अपनी बॉडी को किस चीज की जरूरत पड़ी बेटा? सर्कुलेशन की, ताकि अच्छी चीजें सेल्स में आ सके और बुरी चीजें सेल से निकल सके। टू मेंटेन, क्या लिखेंगे? टू मेंटेन अ हेल्दी टिश्यू, अपना टिश्यू हेल्दी रह सके, इसीलिए अपने सर्कुलेशन की जरूरत पड़ी। टू मेंटेन अ हेल्दी टिश्यू एंड इट्स फंक्शनिंग, ताकि ये अच्छे से फंक्शन भी कर सके। एंड इट्स फंक्शनिंग। तो पहला पैराग्राफ अपना यहाँ पर 2-3 लाइन अपनी कवर होती है कि सर्कुलेशन की जरूरत क्यों है। क्योंकि हर लिविंग टिश्यू को, हर बॉडी के हर सेल को अच्छी चीजों जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, और उनको निकालना क्या है? बुरी चीजों को, जैसे CO2, एक्सक्रीटरी वेस्ट को। तो आपसे कोई पूछे कि अपनी बॉडी में सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, तो आप ये जवाब दे सकते हैं। फिर एनसीईआरटी अगली लाइन बताती है कि मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन डिफर्स इन सिंपल एनिमल्स एंड कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। अब ये तो हमने ब्रीथिंग में भी देखा था कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सिंपल लेवल के चीजें पाई जाएगी, कॉम्प्लेक्स है तो कोई कॉम्प्लेक्स चीजें पाई जाएगी। जैसे अपन ने ब्रीथिंग में क्या देखा था, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन था ही नहीं, वो जनरल बॉडी सरफेस से ही रेस्पायर कर रहे थे। वैसे ही अगर सिंपल एनिमल है तो क्या इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? नहीं होगा। लेकिन क्या कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में होगा? यस होगा। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, अपन समझते हैं। सिंपल ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या होगा? सबसे बेसिक सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल और कॉम्प्लेक्स।
तो कोई मुझे बताना चाहेगा सिंपल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल? सबसे सिंपल एग्जांपल है अपने पास बेटा पॉरीफेरा या फिर सीलनट्रेटा। पॉरीफेरा या सीलन, इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। ये क्या होता है, पानी में पाए जाते हैं। पानी में पाए जाते हैं तो इनके आसपास जो वाटर होता है ना बेटा, वही वाटर आता है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स लेके, और वही वाटर लेके निकल जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या जो भी हार्मफुल चीजें बॉडी जनरेट करती है। जैसे अपन डायग्राम के साथ देखते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं, पॉरीफेरा का एग्जांपल लेते हैं। पॉरीफेरा क्या बेटा, स्पंज। स्पंज, इसके एग्जांपल देखे थे ना मैंने, स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिला, जो बाथ स्पंज होता है ना जिससे नहाती हैं बहुत सारे सब लोग, लड़कियां या फिर लड़के जो भी नहाते हैं सब, वो क्या है अपना स्पंज। वो कैसा है देखो, इस टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो कि नीचे सीडेंट्री है, चिपका रहता है जमीन से। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, पोर्स होते हैं, पोर्स। जैसे यहाँ पर पोर्स है, यहाँ पर पोर्स है, यहाँ पर पोर्स है, और इसके आसपास क्या रहता है, क्या है आसपास, पानी। पानी ही पानी, पानी ही पानी, इसके आसपास पानी ही पानी है। तो क्या हुआ, यहाँ से पानी कहाँ आ गया, इसकी बॉडी में आ गया, पानी आ गया बॉडी में, 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 और साथ साथ क्या लेके आ गया, O2 और न्यूट्रिएंट्स। क्या लेके आ गया, O2 और न्यूट्रिएंट्स। और यहीं से बाहर चला गया क्या लेके, एक्सक्रीट, इसको अलग कलर से लिखते हैं, क्या लेके चला गया, एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये लेके बाहर चला गया। तो बेटा जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो इस एग्जांपल पॉरीफेरा को पढ़ोगे, ये जो छोटे छोटे छेद है ना, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। क्या बोलते हैं इनको, ऑस्टिया। और ये जो बड़ा छेद है इसको क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम। अभी याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट नहीं, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो सिंपल एनिमल्स हैं उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। वो अपनी बॉडी में आसपास से ही पानी लेते हैं, उसी पानी के साथ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और इसी पानी के साथ जो एक्सक्रीटरी वेट है बाहर से। यह है इनलेट पोर्स, यह है आउटलेट पोर। यह है अपना सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म पॉरीफेरा का एग्जांपल स्पंज। ठीक है, ये स्पंज का डायग्राम है। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे, डाइवर्सिटी पढ़ोगे, तो वहां पर वापस से डिटेल में अपन इसको समझेंगे। अब क्या होता है, अब बात आती है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की। आज बोर्ड थोड़ा अजीब सा काम कर रहा है। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की। कॉम्प्लेक्स एनिमल के बारे में समझते हैं। इनके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एनिमल दे हैव स्पेशलाइज्ड फ्लूइड फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के लिए इनके पास क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है। कौन कौन से, दो टाइप के फ्लूइड है इनके पास। कौन कौन से फ्लूइड है, एक दो। पहला पहला है ब्लड, पहला है ब्लड, और दूसरा है लिम्फ, जिसको अपन और क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। समझ लिया, चलो इसको एक बार रिवाइज करते हैं। एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ अपना क्लियर होता है यहाँ पर, ये पहला पैराग्राफ है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में अपन एग्जांपल क्या दे सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स। सबसे कॉम्प्लेक्स तो अपन ही है ना, तो यहाँ पर क्या एग्जांपल ले सकते हैं, ह्यूमंस। ह्यूमंस। अब देखो, अपन ने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया, क्या बोला, अरे यार मेरी चाय रह गई। क्या पढ़ा कि सर्कुलेशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि लिविंग टिश्यू को अच्छी चीजें चाहिए और बुरी चीजों को निकालना है, और अच्छी चीजों को लाने के लिए और निकालने के लिए एक पाथवे की जरूरत पड़ेगी, कोई पाइपलाइंस की जरूरत पड़ेगी। वो क्या है, अपना सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है। फिर एनसीईआरटी बोलती है कि सिंपल एनिमल्स में अलग होता है, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में अलग होता है। सिंपल एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कुछ नहीं होता, उनके पास कोई ब्लड वेसल्स, ट्यूब वगैरह कुछ नहीं होती है। वो पानी में रहते हैं, जैसे कि पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, वो आसपास का पानी उनके अंदर पोर्स से ले लेते हैं, उसी पानी के साथ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में चला जाता है, और वहां पर एक आउटलेट पोर होता है, और उसी पानी के साथ एक्सक्रीटरी वेस्ट उनकी बॉडी से बाहर चला जाता है। फर्स्ट में पॉरीफेरा या सिलेंट्रेटा में। फिर बात आती है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमंस, उनके अंदर स्पेशलाइज्ड फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होता है, CO2 एक्सक्रीटरी वेस्ट निकल जाता है। वो स्पेशलाइज्ड फ्लूइड्स दो टाइप के हैं अपने पास, एक है ब्लड, एक है लिम्फ। अपने सिलेबस में लिम्फ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा पढ़ेंगे उसको भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड, जिसको अपन अभी डिटेल में देखेंगे। 1 मिनट के लिए इसको पढ़ेंगे।
और नोट करेंगे। चलो, अब बात आती है आगे अपना पहला टॉपिक। ये तो अपन ने एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ पढ़ लिया। अब आती है कि ब्लड, ब्लड क्या है। एनसीईआरटी में ब्लड के लिए क्या खास बात, क्या तारीफें लिखी हुई है। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या मतलब वो समझ नहीं आया। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, सबको पता है ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन वो स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये फ्लूइड नेचर का होता है, फ्लूइड नेचर का होता है। कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड, इसकी मैट्रिक्स फ्लूइड होती है। उसको नाम, इसी फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इसी फ्लूइड मैट्रिक्स को बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, ब्लड। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, तो आपसे कोई पूछे ब्लड के अंदर क्या है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अभी अपन देखेंगे, लेकिन बेसिक कोई पूछे तो ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। और आपसे कोई पूछे कि ब्लड कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, तो क्या हम बताएंगे कौन सा टिश्यू है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। इसकी एक खास बात होती है कि ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या है ये, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्यों बेटा, क्यों होता है, क्योंकि किसी भी टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू बोलने के लिए ना उसमें तीन बातें होना जरूरी है। सेल्स, मैट्रिक्स और फाइबर्स। क्या तीन बातें होना जरूरी है किसी भी टिश्यू को बोलने के लिए कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स, मैट्रिक्स और फाइबर। इसके पास सेल्स भी है, इसके पास मैट्रिक्स भी है, लेकिन इसके पास क्या नहीं है, क्या नहीं है बेटा, इसके पास फाइबर्स ही नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इट लैक्स फाइबर्स। और एक और रीजन है इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलने का, कि ब्लड सेल्स कैन नॉट डिवाइड, ब्लड की सेल्स डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। इसको लिख लो, मैं मिटा दूंगा। तो ब्लड के बारे में क्या बातें याद रखी अपन ने, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, बना होता है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से। उसको फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला क्योंकि उसके अंदर फाइबर्स एब्सेंट होते हैं और उसकी सेल्स डिवाइड नहीं हो सकती है। और क्या क्या, दो तीन बातें ब्लड की तारीफ कर लेते हैं। ब्लड लाल कलर का होता है, सबको पता है, बहुत नई बात बता दी मैंने। पीएच याद रखेंगे इसकी 7.3 टू 7.4 होती है, स्लाइटली अल्कलाइन होती है। तो ये ब्लड की तारीफें हैं दो तीन बस, जो अपने को ज़्यादा डिटेल में याद नहीं रखनी है, सबको याद रही जाएगी। कनेक्टिव टिश्यू है, फॉल्स टाइप का है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। फॉल्स इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर फाइबर एब्सेंट है, और रेड कलर का होता है, पीएच 7.0 7.4 होती है, स्लाइटली अल्कलाइन होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस पूरे अपन इसको क्लियर कर देंगे। वो क्या हो गया, ये पूरा ही क्लियर हो गया, गड़बड़ है आज कुछ तो अपन ने ब्लड की तारीफें कर ली, आई होप सबने लिख लिया होगा। अब ब्लड किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से। तो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है ब्लड। प्लाज्मा क्या है, नाम में क्या आ रहा है, प्लाज्मा, प्लाज्म कहां पड़ा था, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, मतलब सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वाटर। तो प्लाज्मा में भी क्या है, 90 to 92% वाटर होता है। और ये ब्लड का कितना पार्ट बनाता है, ब्लड का कितना पार्ट बनाता है, इट फॉर्म्स 55% ऑफ ब्लड। ब्लड का कितना परसेंट प्लाज्मा है बेटा, 55%। तो बचा हुआ कितना रह गया, फॉर्म्ड एलिमेंट कितना बनाएंगे, इट फॉर्म्स 45% ऑफ ब्लड। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही आ गया कि ब्लड में कितने परसेंट प्लाज्मा है और कितने परसेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। तो कितने परसेंट प्लाज्मा है, 55%। कितने परसेंट फॉर्म्ड एलिमेंट है, 45%। अगला पॉइंट आता है, क्या आता है अगला पॉइंट,
यार कुछ गड़बड़ी है यार, आज दिमाग खराब कर रखा है। 55% ब्लड, 55% प्लाज्मा बनाता है ब्लड का। ये कैसा है? एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है ये। कैसा है ये? विस्कस फ्लूइड। स्ट्रॉ कलर्ड मतलब पेल येलो, पेल येलो कलर का होता है ये देखो अपने आप मिट रहा है आज, पता नहीं क्या ही हो रहा है भाई। स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है मतलब पीले कलर का विस्कस, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा फ्लूइड है। प्लाज्मा के बारे में अपन तारीफ लिख रहे हैं। ये किससे मिलके बना होता है? इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है इसके अंदर? 92, यार ये क्या हो रहा है? 92% क्या होता है? कुछ तो गड़बड़ हो गई है यार। नाइन्टी टू 92% H2O प्लस 90 से 92% क्या होता है? वाटर। और क्या होता है? 6 to 8%, 6 to 8% क्या होते हैं? प्रोटीन्स। क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन्स। फिर क्या आते हैं इसके अंदर? आयंस। क्या आते हैं? आयंस। और क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और क्या बोलेंगे अपन? क्लॉटिंग फैक्टर्स। अभी सब समझ आ जाएगा, एक सेकंड में इसको लिखेंगे। चलो, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है स्पेशल टाइप का, फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है। उसके अंदर है क्या क्या होता है? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फर्स्ट इसलिए बोला क्योंकि उसके अंदर फाइबर्स एब्सेंट होते हैं और उनकी सेल डिवाइड नहीं हो सकती है। ब्लड रेड कलर का होता है, ब्लड की पीएच 7.3 to 7.4 होती है। ब्लड की बातें अपन ने करी। अब ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा क्या बनाती है? 55%। अगर ब्लड में कोई पूछे प्लाज्मा कितना है? 55%। कोई पूछे फॉर्म्ड एलिमेंट कितने हैं? 45%। तो 55 और 45 मिलकर क्या बनाते हैं? ब्लड। अब प्लाज्मा क्या है? स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। स्ट्रॉ कलर मतलब पीले, हल्के पीले कलर का एक विस्कस फ्लूइड है, जिसके अंदर क्या है? 90 से 92%, 90 to 92% क्या है? वाटर। 6 से 8% क्या है? प्रोटीन्स, आयंस, न्यूट्रिएंट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये अपने एनसीईआरटी का पूरापन पढ़ लिया। अब ये प्रोटीन्स है, एनसीईआरटी में 3 प्रोटीन का जिक्र किया गया है कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। उन 3 प्रोटीन की तारीफ करेंगे अपन। देखो, पहला लिखा हुआ है एल्ब्यूमिन, पहला है एल्ब्यूमिन। दूसरा है ग्लोब्यूलिन। तीसरा है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। और एक अलग से अपन पढ़ेंगे, फोर्थ, ये भी होता है प्रोथ्रोम्बिन। अब इनकी क्या खास बात है बेटा? इनकी परसेंटेज जो अपने को एनसीईआरटी में दी नहीं हुई, लेकिन एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था तो अपन उसको पढ़ रहे हैं। एल्ब्यूमिन कितना परसेंट होता है बेटा? 4%। ग्लोबुलिन कितना होता है? 2 to 2.5%। ये होता है 0.3%। ये भी कितना होता है? 0.3%। तो ये इनकी परसेंटेज है। हो सके तो याद रख लेना, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में दी नहीं हुई। मुश्किल ही है, लेकिन एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बता दिया। अब इनके फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन्स अपने ब्लड के अंदर हैं। कौन कौन से? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है? ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उनकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको मेंटेन करता है। तो उसका क्या फंक्शन है? मेंटेन, सेम कलर आ गया, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। इसका काम क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना। और एक और काम है ब्लड की पीएच को मेंटेन करना। कितनी पीएच? 7.3। ब्लड की पीएच कौन मेंटेन करेगा? एल्ब्यूमिन। ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस कौन मेंटेन करेगा? एल्ब्यूमिन। अगला आता है ग्लोबुलिन। नाम में क्या है बेटा? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन अपन को क्या याद आता है? ग्लोबुलिन वर्ड से याद, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ी थी ना, आईजीए, आईजीई। ये जो आईजी है ना, ये क्या है? इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, मतलब
इनका काम क्या है? बॉडी को प्रोटेक्ट करना। बॉडी को प्रोटेक्ट करना मतलब बॉडी को अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरस प्रोटेक्ट करना, मतलब डिफेंस में मैकेनिज्म करना, हेल्प इन डिफेंस। तो ग्लोबुलिन क्या करता है? ग्लोबुलिन का काम क्या है? प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है। फिर अगला आता है फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों क्या है बेटा? क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। अगर क्लॉटिंग फैक्टर तो किस में मदद करेंगे? सिंपल, अगर ये दोनों क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये अपने तीनों प्रोटीन के फंक्शन एकदम कट टू कट क्लियर। अपने ब्लड के अंदर प्लाज्मा है 55%, प्लाज्मा से में 90 टू 92% वाटर है, 6 टू 8% प्रोटीन्स है। प्रोटीन कौन से हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। एल्बुमिन कितना है? 4%, ग्लोबुलिन कितना है? 2 टू 2.5%, फाइब्रिनोजन कितना है? 0.3, प्रोथ्रोम्बिन कितना है? 0.3। ये परसेंट मैंने इसलिए लिखवाई क्योंकि क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन ये आया था कि, मैं आपको इधर लिख के बताता हूँ, पूछा था कि एल्बुमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो इन ब्लड कितना है। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो कितना है ब्लड में? तो एल्बुमिन कितना है बेटा? 4, वो कितना है ग्लोबुलिन? 2, तो रेशियो कितना आ गया? 2:1। ये क्वेश्चन आया था आपका एम्स का कि एल्बुमिन टू ग्लोबुलिन का रेशियो कितना होता है ब्लड में? 2:1 का होता है। याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। फिर अगली बारी आती है अपने आयंस की। तो अपने ब्लड के अंदर पॉजिटिव आयंस भी हैं और नेगेटिव आयंस भी हैं। पॉजिटिव जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। नेगेटिव में क्लोरीन है, HCO3 माइनस है। ये सब क्या है? अपनी बॉडी के आयंस जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ये एनसीईआरटी के गिवन है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दी। फिर एक खास बात लिखी हुई है न्यूट्रिएंट्स के लिए कि ये न्यूट्रिएंट्स के लिए खास बात क्या लिखी हुई है? ये इन ट्रांजिट होते हैं। कैसे होते हैं? इन ट्रांजिट। पहले तो देखें न्यूट्रिएंट्स हो कौन कौन से होते हैं, फिर समझेंगे कि इन ट्रांजिट का मतलब क्या है। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैट्स, लिपिड्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स अपने ब्लड के अंदर होते हैं, लेकिन ये इन ट्रांजिट होते हैं। मतलब बेटा प्लाज्मा में वाटर कितना? 90 टू 92%, प्रोटीन्स कितने? 6 से 8%, आयंस प्रेजेंट है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स ट्रांजिट में, मतलब आते जाते रहते हैं, ट्रांजिट स्टेट में, हमेशा प्रेजेंट नहीं है। मैंने खाना खाया, डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने जब खाना खाया उसके जस्ट बाद में अपनी ग्लूकोज चेक करूंगा ना, तो मेरी ग्लूकोज लेवल हाई आएगा क्योंकि मैंने अभी अभी खाना खाया। अब मैंने एक दिन व्रत रखा, सुबह से कुछ खाया ही नहीं, तो क्या मेरे ब्लड में ग्लूकोज होगा? एक टाइम ग्लूकोज ज्यादा, एक टाइम ग्लूकोज कम, मतलब इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ये कहते हैं इन ट्रांजिट स्टेट। ट्रांजिट स्टेट मतलब आते जाते रहते हैं। खाना खा लिया तो ज्यादा होंगे, नहीं खाया तो कम होंगे। लेकिन क्या पानी खत्म हो जाएगा? पानी उतने रहेगा। क्या प्रोटीन्स खत्म हो जाएंगे? प्रोटीन उतने रहेंगे। आयंस, इनकी वैल्यू ऑलमोस्ट फिक्स है, लेकिन ये कैसे हैं? इन ट्रांजिट। तो आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन क्या आएगा? विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स या क्या सब्सटेंसेस आर इन ट्रांजिट स्टेट इन द ब्लड? आपको ऑप्शन दे देंगे वाटर, प्रोटीन, आयंस, न्यूट्रिएंट्स। तो आपके बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं अपनी बॉडी में? ट्रांजिट स्टेट में होते हैं। अपन ने देख लिया ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब। और क्लॉटिंग फैक्टर की बात कर लेते हैं आखिरी। क्लॉटिंग फैक्टर कौन से होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर अपनी बॉडी में 13 टाइप्स के होते हैं, 13। लेकिन अभी क्या हुआ बेटा? 6 नंबर का है ना, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, डिस्कार्डेड। तो अगर आपसे कोई पूछा अपनी बॉडी में क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं, कि बोलना पहले 13 होते थे, लेकिन अभी 6 नंबर का डिस्कार्ड कर दिया गया है, तो अपनी बॉडी में अभी कितने क्लोटिंग फैक्टर है? 13। क्विक रिवीजन करते हैं इस स्लाइड का, अपन ने जो पढ़ा। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट है। उसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होती और उसकी सेल्स डिवाइड नहीं हो सकती है। ब्लड की पीएच 7.4 होती है। ब्लड का कलर रेड होता है। ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा ब्लड का 55% पार्ट बनाती है। प्लाज्मा के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, आयंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। वाटर 90 टू 92% होता है। प्रोटीन्स 3 टाइप के होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। एक एक्स्ट्रा प्रोथ्रोम्बिन भी होता है। आयंस कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट्स, लिपिड्स होते हैं और इन ट्रांजिट स्टेट में होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं 13, लेकिन 6 नंबर का डिस्कार्ड कर दिया गया है, तो अभी 12 क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। तो ये तो बात हुई बेटा प्लाज्मा की। जितनी भी चीजें एनसीईआरटी में लिखी थी A to Z सब अपन ने कवर कर डाली। एक बार सब देख लेंगे, फिर अपन समझेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। आवाज आ रही है सही से? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। इसको चेक करना पड़ता है बीच बीच में।
अब अपन ने देखा प्लाज्मा अब फॉर्म्ड एलिमेंट जो कितना पार्ट बना रहे थे बेटा 45%। 45। अब इसके नाम में अपन बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब दे आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब नाम से ही पता ये अलग अलग जगह अपनी बॉडी में बन रहे हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ब्लड में कितने टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं? 3 टाइप के। बच्चे को पता है, सबको पता है 3 टाइप के होते हैं। सर कुछ नई बात बताओ, ये तो हमको सबको पता ही है। तो मुझे आप लोग ही नाम बता देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। सिंपल है, सबको याद है, सबको याद है। तो पहला प्यार से क्या पुकारते हैं उसको? आरबीसी। दूसरे को प्यार से पुकारते हैं डब्ल्यूबीसी। तीसरे को प्यार से क्या पुकारते हैं? प्लेटलेट्स। इनके दूसरे नाम क्या है? दूसरे नाम क्या है? आरबीसी कैसी होती है? रेड इन कलर, रेड इन कलर। तो इससे क्या नाम आ गया? इरिथ्रोसाइट्स। ये कैसी होती है? रेड कलर की। फिर आती है डब्ल्यूबीसी, कैसी होती है? व्हाइट इन कलर। व्हाइट इन कलर मतलब कलरलेस। जब भी कोई चीज कलर है तो उसके लिए वर्ड क्या होता है? ल्यूको। तो इनको बोलेंगे ल्यूकोसाइट्स। और जो प्लेटलेट है उनको बोलते हैं बेटा थ्रोम्बोसाइट्स। इनको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ये अपने 3 टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट है जो कि अपने ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। सबको अपन अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये अपना एनसीईआरटी का पूरा पार्ट जो भी दिया था वो कंप्लीट होता है। एक बार नजर मारेंगे 10 सेकंड फटाफट और कॉपी में लिखते चलेंगे। इसी नोट्स को अगर आप पढ़ लोगे ना जिसमें आपकी एनसीईआरटी क्लियर है, इसको पढ़ना पूरा, एक बार एनसीईआरटी रीड करना, आपको पता चलेगा एक एक लाइन कवर हो चुकी है। एक एक लाइन कवर हो चुकी है। चलो अब अपन पहला पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा के बारे में हर एक लाइन पढ़ ली। पहला फॉर्म्ड एलिमेंट है अपना रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। प्यार से दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स। क्या खास बात है? मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स, सबसे ज्यादा ब्लड में जो पाई जाती है वो क्या होती है? आरबीसी। तो अपन को याद रखना सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है? आरबीसी। उसके बाद प्लेटलेट, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। ऑर्डर क्या होता है सबसे ज्यादा पाए जाने का? आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी। ये भी आपको मैं दोबारा बताऊंगा, अभी आपको दोबारा बताऊंगा जब इसका सारे अपन तीनों को पढ़ लेंगे। तो पहले अपन इसको पढ़ते हैं आरबीसी को। नंबर याद रखेंगे 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम, पूरे ब्लड में नहीं, पर एमएम क्यूब। स्टेटमेंट आ जाए 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी आर प्रेजेंट इन ब्लड। बेटा फॉल्स, असर्शन आ गया ना तो फॉल्स कर देना। प्रेजेंट इन पर एमएम क्यूब, पर एमएम क्यूब में इतनी है, पूरे ब्लड में तो पता नहीं कितनी है, गिन ही नहीं सकते अपन। लेकिन हर चीज काउंट होती है अपने ब्लड की पर एमएम क्यूब में। अपनी बॉडी में बहुत सारी चीजें, तो अपन डब्ल्यूबीसी भी देखेंगे, प्लेटलेट भी देखेंगे, तो किस में देखेंगे? पर एमएम क्यूब। तो अगर डायरेक्ट ब्लड में नंबर आ जाए कि इन ब्लड में प्रेजेंट है, नहीं, कहाँ प्रेजेंट है? पर एमएम क्यूब। छोटी छोटी बातों में फंसा देंगे बेटा असर्शन रीजन में। कहाँ बनती है? रेड बोन मेरो में। अपनी हड्डी के अंदर बोन मेरो होता है। तो आरबीसी कौन से कलर की? रेड। तो रेड से क्या? रेड बोन मेरो। तो आप सबको पूछा आरबीसी कहाँ बनती है? रेड बोन मेरो। स्ट्रक्चर न्यूक्लियस नहीं होता है, बाय कॉन्केव शेप होती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। बाय कॉन्केव मतलब ये है गोला, गोला। लेकिन ये देखो ये गोला नहीं है, ये इस तरीके से गोल घूमी हुई है, बाय कॉन्केव, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए आरबीसी। क्यों बढ़ जाए वो भी बताऊंगा। इसके अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है वो भी अभी बताऊंगा आपको मैं। लेकिन अभी अपन इसकी जनरल पॉइंट्स को समझते रहते हैं। आज का जो लेक्चर है थोड़ा थ्योरेटिकल है, लर्न करने वाला है, समझने का इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये इतनी होती है तो होती है, इसकी शेप बाइकॉन्केव होती है तो होती है, इसका डायमीटर इतना होता है तो होता है। आज थोड़ा लर्न करने का है कंसेप्चुअल पार्ट। जब हम कार्डियक साइकिल पे आएंगे ना बेटा, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वो उसको पढ़ेंगे अपन अच्छे से समझ के। अभी तो क्या है, कंसेप्चुअल पार्ट है ही नहीं, बस लर्न करते चलो और आगे बढ़ते चलो। और कोशिश है कि मैं आपको यही लर्न करा दूंगा। तो वैल्यू याद हो गई 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब। ओरिजिन रेड कलर है तो रेड बोन मेरो में बनेगी। स्ट्रक्चर इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है। शेप बाइकॉन्केव होती है, मैंने आपको दिखा दिया बाइकॉन्केव, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। साइज इसका 7.5 माइक्रोमीटर होता है, 2 पॉइंट माइक्रोमीटर की थिक होती है। सब रटने वाली बातें हैं। इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है 12 से 16 ग्राम 100 ml ब्लड में। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटा? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है? आरबीसी का पिगमेंट है।
पिगमेंट है जो इसको क्या देता है, रेड कलर प्रोवाइड कराता है। क्या करता है, रेड कलर। और अपने अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml। अगर अपन 100 ml ब्लड निकालेंगे तो उसमें कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम। जब अपन अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन लिखा आता है ना, तो अपनी लेवल वैल्यू क्या है, सब याद रखना है इस बात को, 12 से 16 ग्राम। अगर इससे कम है तो आपको एनीमिया होता है, मतलब ब्लड की कमी है। अगर आपका 12 से कम है तो आपका हीमोग्लोबिन इस रेंज के अंदर होना चाहिए, जो क्या करता है, गिव्स रेड कलर। रेड कलर। और अपन ने देख ही लिया था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में, ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ऑक्सीजन को बिठा के अपनी गाड़ी में ले जाता है टिश्यू तक, और वहां से बिठा के ले आता है CO2 को अपनी गाड़ी में लंग्स तक। लाइफ स्पान 120 दिन। आरबीसी पैदा हुई है आज, तो आज से 120 दिन बाद मर जाएगी। कहां पर जाएगी वो मरने, डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। कहां जाके, स्प्लीन में। और उसको क्या बोलते हैं, स्प्लीन को, बेटा याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी की कब्र, जहां पर आरबीसी जाके दफन हो जाती है, आराम करती है, किसको बोलते हैं, आरबीसी। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को एक और चीज बोलते हैं, याद रखना, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी स्प्लीन को बोलते हैं, और ग्रेवयार्ड आरबीसी भी स्प्लीन को बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, कैन स्क्वीज थ्रू अ नैरो कैपिलरी। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। जैसे कि मान लो ये बड़ी कैपिलरी है, आगे जाके छोटी हो गई, आगे जाके छोटी हो गई, तो ये यहाँ से इतनी बड़ी होके इसमें से भी निकल सकती है। मतलब ये इतनी फ्लेक्सिबल है कि स्क्वीज भी हो सकती है। अब इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा मैं आपको। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, एटीपी वाया एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, रेगुलेशन कंट्रोल्ड बाय हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन। लो काउंट को एनीमिया बोलते हैं, हाई काउंट को पॉलीसिथेमिया बोलते हैं। अपनी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो कि किडनी से रिलीज होता है, इरिथ्रोपोइटिन, जो इसके रेगुलेशन में मदद करता है, कंट्रोल करता है। अगर बॉडी में आरबीसी मतलब ब्लड कमी हो जाए तो बोलते हैं एनीमिया, और बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। अब इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं। अभी कुछ समझ नहीं आया सर, आपने पॉइंट रखवा दिया। देखो स्ट्रक्चर से समझते हैं। चलो, ये थी अपनी आरबीसी, जो है अभी पैदा पैदा हुई है, अभी अभी ये पैदा हुई है। कैसी है ये, इमेच्योर। कैसी आरबीसी है ये, इमेच्योर। अब ये सारे पॉइंट्स को अपन इससे समझेंगे। इमेच्योर, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस। इमेच्योर आरबीसी, इसके पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पास क्या है, गोल्जी बॉडी। इसके पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। यह है इमेच्योर आरबीसी। लेकिन बचपन में तो इसके पास सब कुछ था, फिर ये बड़ी हुई बड़ी हुई बड़ी हुई, थोड़ी चालाक होना स्टार्ट हुई, इसके पास दिमाग आने लगा, अकल आने लगी। तो उसने बोला यार, मेरे पास तो माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी बॉडी भी है, न्यूक्लियस भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, एआर भी है, लेकिन मुझे तो हीमोग्लोबिन को बिठाना है मेरे साथ। मेरा प्यार तो हीमोग्लोबिन है। ये सब कौन है, मेरा प्यार तो हीमोग्लोबिन है। आरबीसी का प्यार कौन है, हीमोग्लोबिन। ये बोली यार मेरा प्यार तो हीमोग्लोबिन है। जैसे जैसे बड़ी हुई, इमेच्योर से क्या हुई है, इमेच्योर से मैच्योर होने लगी, इमेच्योर से मैच्योर होने लगी, दिमाग आने लगा। इसने बोला मेरे प्यार हीमोग्लोबिन, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, सबको बोला चलो 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 बाय बाय। ईआर को बोला बाय 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 बाय। गोल्जी को बोला बाय 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 बाय। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला बाय 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 बाय। और और हीमोग्लोबिन को बोला हाय 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 हाय। सब जगह क्या बिठा लिया, हीमोग्लोबिन। सब जगह क्या बिठा लिया, हीमोग्लोबिन। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है, नो न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता जब ये मैच्योर हो जाती है। क्यों, कोई आपसे पूछे क्यों नहीं होता, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों नहीं होता, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता। आरबीसी जब छोटे से बड़ी होती गई तो उसने इन सभी चीजों को निकालता गया, ताकि ताकि ये ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर हीमोग्लोबिन को स्टोर कर सके, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को स्टोर कर सके। तो नो न्यूक्लियस टू अकोमोडेट, टू अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। तो यहां से बेटा असर्शन बनेगा, आरबीसी इज इन्यूक्लिएटेड। रीजन बनेगा बिकॉज आरबीसी वांट टू अकोमोडेट मोर एंड मोर हीमोग्लोबिन। तो बेटा यस, आरबीसी इन्यूक्लिएट होती है, ट्रू। रीजन, क्योंकि उसको एक्यूमुलेट करना था हीमोग्लोबिन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो आपको समझ आया कि आपसे आज के बाद कोई पूछेगा कि आरबीसी में जो न्यूक्लियस नहीं होता है, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि आरबीसी जब छोटी से बड़ी हुई तो उन सब चीजों को हटाती गई ताकि वो अपने अंदर क्या इकट्ठा कर सके, हीमोग्लोबिन। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो
हर सेल का एंडोस्केलेटन बनाता है, एंडोस्केलेटन बनाता है। तो इसके अंदर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ही नहीं। तो अब थोड़ी एनसीईआरटी की बाहर की बातें करते हैं। इसके पास क्या होते हैं बेटा, ऐसे स्ट्रोमेटिन के फाइबर्स होते हैं। ये नेटवर्क होता है, नेटवर्क किसका बना होता है? ये स्ट्रोमेटिन किसका बना होता है? स्ट्रोमेटिन, जो कि एक स्पॉन्जी टिश्यू का बना होता है, स्पॉन्जी टिश्यू का। यही तो स्पॉन्जी टिश्यू क्या प्रोवाइड करता है बेटा? क्या प्रोवाइड करता है? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपसे पूछे आरबीसी इतनी फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि जो उसका एंडोस्केलेटन है वो स्ट्रोमेटिन का बना हुआ है, और स्ट्रोमेटिन क्या है? एक स्पॉन्जी टिश्यू। तो ये स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी तो कहीं भी फ्लेक्सिबल होके चला जाता है। ये एनसीईआरटी के बाहर की नॉलेज है। तो ये फ्लेक्सिबल क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो स्पॉन्जी टिश्यू का है और स्क्वीज होके चला जाता है। और इसी एंडोस्केलेटन के अंदर क्या भरा होता है? क्या भरा होता है इस एंडोस्केलेटन के अंदर? हीमोग्लोबिन, 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 हीमोग्लोबिन। तो बहुत सारा हीमोग्लोबिन आ जाता है। और इसकी बायकॉन्केव शेप का भी क्या मकसद है? ताकि बायकॉन्केव होकर सरफेस एरिया को बढ़ाए और ज्यादा हीमोग्लोबिन। आरबीसी का एक ही मकसद है, हीमोग्लोबिन को अपने अंदर रखना। तो वो सारे वो काम कर रही है जिससे हीमोग्लोबिन उसकी बॉडी में आ जाए। और एक और एक्स्ट्रा नॉलेज जो अपने को एनसीईआरटी में नहीं है, ये जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं बेटा? डोनेंस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? डोनेंस मेम्ब्रेन। अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? डोनेंस मेम्ब्रेन। इसका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? स्ट्रोमेटिन का, जो कि स्पॉन्जी टिश्यू से बना होता है। ठीक है, ये आरबीसी की कहानी थी। आरबीसी कम हो जाए तो एनीमिया, ज्यादा हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया। कौन सा हार्मोन आरबीसी को रेगुलेट करता है? इरिथ्रोपोइटिन। कहां से रिलीज होता है? किडनीज से। एक और बात, अपन ने बोला आरबीसी में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, और माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एनर्जी कहां से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। तो इसीलिए तो बच्चों आरबीसी क्या करती है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दो टाइप के रेस्पिरेशन है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाला। तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो आरबी कैसा रेस्पिरेशन करती है? एनएरोबिक। जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे बॉटनी में तो वहां पर पढ़ोगे ग्लाइकोलिसिस। तो आरबीसी क्या करती है अपना? एटीपी वाया एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से अपनी एटीपी का जनरेशन करती है। तो इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कहां से पूरी होती है? क्वेश्चन आएगा। आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लेकिन उसकी एनर्जी कहां से आती है? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से। कहां से आती है? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से। और उससे एटीपी जनरेट करती है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। तो उसके पास साइटोप्लाज्म तो है ही सही, तो आरबीसी के पास क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास नहीं होता है। तो ये थी आरबीसी की तारीफ जो पूरी हो चुकी है। अपन ने एकदम एक्सट्रीम डिटेल में पढ़ लिया आरबीसी को, इतना तो अपनी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ नहीं है। एक बार नजर मारेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी है, बहुत सारा पढ़ना है अपने को। अपनी एक चीज शायद रह गई, मैं आपको बताता हूँ पीछे। एनसीईआरटी में प्लाज्मा में एक चीज बात और लिखी हुई है, सीरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। सीरम क्या होता है? कोई आपसे पूछे अगर कि सीरम क्या है, सीरम, कि अगर प्लाज्मा माइनस क्या हटा दें? क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दें। क्या हटा दें? क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दें तो क्या बन जाएगा बेटा? क्या बन जाएगा? सीरम। तो अपन को याद रखना है, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दे, बाकी वाटर है, प्रोटीन है, आयन है, न्यूट्रिएंट वैसे के वैसे, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दे तो क्या बन जाएगा? सीरम। तो क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि सीरम क्या है, क्वेश्चन ये आएगा क्या ब्लड क्लॉट हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या सीरम क्लॉट हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? क्लॉटिंग फैक्टर्स। उसके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है। बस ये एक बात छूट गई थी, इसको अपन आगे देख लिया। अब बारी आती है प्लेटलेट्स की। डब्ल्यूबीसी पूरा पढ़ लिया डिटेल में। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स के लिए क्या लिखा हुआ लाइन एनसीईआरटी ने? दीज आर सेल फ्रैगमेंट्स फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट क्या है? स्पेशल सेल्स इन बोन मेरो। एक बड़ी सी सेल है जिसके पास बड़ा सा न्यूक्लियस है। ये क्या है? मेगा। मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल। बड़ी न्यूक्लियस वाली सेल, मेगा कैरियोसाइट, जो कि बोन मेरो में प्रेजेंट है। उसका क्या है? प्लेटलेट सेल फ्रेगमेंट्स।
अगर इसके छोटे 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 टुकड़े 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 ये कर दें तो ये क्या बन जाएंगी अपनी प्लेटलेट्स। क्या बन जाएंगी? प्लेटलेट्स। तो आपसे कोई पूछे विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट इज अ सेल फ्रेगमेंट, वो पूरी सेल नहीं है, वो सेल के क्या है? टुकड़े हैं। सेल के क्या है? टुकड़े। पूरी सेल नहीं है, कौन सी? सेल के टुकड़े। तो क्या है वो? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? सेल फ्रेगमेंट्स। तो ये स्पेशल क्वेश्चन आता है यहां से। आरबीसी क्या है? सेल। डब्ल्यूबीसी क्या है? सेल। ये क्या है? सेल फ्रेगमेंट्स। इसीलिए ब्लड सेल्स को ब्लड सेल्स नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? ब्लड कॉर्पस्कल्स। क्या बोला जाता है? ब्लड कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स की स्पेलिंग ब्लड कॉर्पसल्स। क्योंकि प्लेटलेट्स क्या है? सेल नहीं है, वो सेल के टुकड़े हैं। काउंट 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ ब्लड में नहीं, पर mm³ ऑफ ब्लड में। पूरे ब्लड में नहीं, पूरे ब्लड में तो पता नहीं कितनी है, लेकिन पर mm³। तो इसलिए अगर आपकी काउंट कम हो जाता है तो भी दिक्कत, ज्यादा हो जाता है तो भी दिक्कत, वो भी अपन आगे देखेंगे। स्ट्रक्चर कैसा है? स्मॉल डिस्क शेप, नो न्यूक्लियस। अब ये किसी सेल का टुकड़ा है तो क्या इसमें न्यूक्लियस होगा? न्यूक्लियस तो यहाँ है। तो ये भी कैसी होती है? ई न्यूक्लिएटेड। कैसी होती है ये? ई न्यूक्लिएटेड। आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, प्लेटलेट में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ये क्या है अपनी? आरबीसी। ये क्या है अपनी? प्लेटलेट। प्लेटलेट देखो कैसी है, न्यूक्लियस नहीं है ना। ये आरबीसी है, ये प्लेटलेट्स है। फंक्शन रिलीज सब्सटेंस फॉर ब्लड क्लॉटिंग। सबसे मेन काम क्या है प्लेटलेट्स का? ब्लड को क्लॉट कराने में मदद करना, ब्लड को कोगुलेट कराना। क्लॉटिंग को ही क्या बोलते हैं? कोगुलेशन। फॉर्म प्लेटलेट प्लग एट द साइट ऑफ इंजुरी। यहां पर चोट लग गई इस जगह पे, यहां पर सारी प्लेटलेट आके इकट्ठी हो जाएगी, प्लेटलेट आके इकट्ठी हो जाएगी। क्या बना दिया? प्लेटलेट। प्लेटलेट प्लग। क्या बना दिया? प्लेटलेट प्लग। प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस। अब ब्लड क्लॉट हो गया तो क्या ब्लड बाहर जा पाएगा? तो क्या ब्लड के लॉस को बचा लिया। 3 फंक्शन, ब्लड क्लॉटिंग करवाना, प्लेटलेट प्लग बनाना एट द साइट ऑफ इंजुरी, और ब्लड को बहने से रोकना। इसका लाइफ स्पान 7 to 10 डेज। उसका कितना था आरबीसी का? 120 दिन। इसका वेरिएबल होता है, कभी 2 से 5 दिन, कभी 7 से 10 दिन, लगभग 5 से 10 दिन के बीच में अपन इसका लाइफ स्पान मान सकते हैं। कहां पर होती है? स्टोर्ड इन स्प्लीन, डेस्ट्रॉयड बाय स्प्लीन एंड लिवर। स्टोर भी स्प्लीन में होती है, डेस्ट्रॉयड भी स्प्लीन और लेवल में होती है। तो कोई पूछे कि कहां पर पाई जाएंगी प्लेटलेट्स? स्टोर्ड इन स्प्लीन, डेस्ट्रॉयड बाय स्प्लीन। डेस्ट्रॉय भी कौन करता है इसको? स्प्लीन एंड लिवर। अगर अपनी बॉडी में प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाए, अपन को पता है कि अपनी बॉडी में सब कुछ एक नॉर्मल क्वांटिटी में होना चाहिए, अगर वो चीज, कोई भी चीज ज्यादा तो भी बीमारी, कोई भी चीज कम तो भी बीमारी। अगर कम तो उसको क्या बोला? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन अपन पढ़ लेंगे, आजकल बाहर से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर बॉडी में प्लेटलेट की कमी है, प्लेटलेट है ही नहीं, तो उसको बोला थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो उससे क्या होंगे बेटा? उनका काम क्या है? ब्लड को क्लॉट कराना। अब ब्लड में प्लेटलेट्स ही नहीं तो क्या ब्लड क्लॉट हो पाएगा? तो क्या होंगे? क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाएगी। इसको एनसीईआरटी ने बोला है क्लॉटिंग, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। ये बस इतनी सी बात लिखी है एनसीईआरटी ने कि अगर प्लेटलेट कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्लॉटिंग डिसऑर्डर होने लगेंगे। उसको ये नहीं बताया कि क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोसिस, तो रिस्क ऑफ अनवांटेड क्लॉट, मतलब प्लेटलेट बहुत ज्यादा है तो कहीं भी क्लॉट बनाना स्टार्ट कर देंगी। ब्लड में कहीं भी क्लॉट बन गया तो ब्लॉकेज आ जाएगा। ब्लॉकेज आने की वजह से क्या हो सकता है? स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। कि अगर कहीं भी क्लॉट बन गया तो ब्लड फ्लो होना रुक जाएगा, ब्लड फ्लो होना रुक जाएगा तो अपनी बॉडी में हार्ट अटैक आ सकता है। उसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो प्लेटलेट की क्या बातें करी अपन ने? ये सेल फ्रेगमेंट्स है जो कि मेगा कैरोसाइट से डिराइव होते हैं। इनका काउंट 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। ये स्मॉल होते हैं, डिश शेप होते हैं, इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका काम क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग कराना, प्लेटलेट प्लग बनाना और अपनी बॉडी से ब्लड लॉस को बचाना। इनका लाइफ स्पान 7 से 10 दिन का होता है। ये स्प्लीन में स्टोर होते हैं, डेस्ट्रॉयड भी स्प्लीन और लिवर में होते हैं। अगर बहुत कम हो जाए नंबर में तो बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिससे क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, जिससे अनवांटेड क्लॉट्स बन जाते हैं और हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये थी बातें अपनी प्लेटलेट्स की। पूरा डिटेल में अपन ने समझ लिया है, एनसीईआरटी का भी और एनसीईआरटी के बाहर का भी। एक बार देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्म्ड एलिमेंट पे, जो कि है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको प्यार से क्या पुकारते हैं? ल्यूकोसाइट। क्योंकि ये कलरलेस है,
कोई भी चीज कलरलेस है ना, उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, ल्यूको। ल्यूको वर्ड्स फॉर कलरलेस, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट होता है, वो भी कलरलेस होता है। वैसे ल्यूको वर्ड किसके लिए होता है, व्हाइट कलरलेस चीज के लिए। व्हाइट ब्लड सेल को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या होती है डब्ल्यूबीसी, दे आर कलरलेस। सेशन आएगा, WBC आर कलरलेस, रीजन बिकॉज WBC लैक्स हीमोग्लोबिन। क्या सही बात है, यस। कलरलेस क्यों है, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है, हीमोग्लोबिन। RBC के पास कलर क्यों था, क्योंकि उनके पास पिगमेंट था। कौन सा पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। इनके पास पिगमेंट है ही नहीं, तो ये कैसे हो जाएंगी कलरलेस। तो असर्शन आया, RBC लेक्स, RBCs are colorless because they lack hemoglobin. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. समझ में आया। They are nucleated. अभी तक अपन ने देखा RBC और प्लेटलेट कैसी थी, ई न्यूक्लिएटेड, लेकिन ये कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड। इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। काउंट सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा आरबीसी थी, उसके बाद प्लेटलेट थी। सबसे कम किसका होता है, 6000 से 8000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। ये सिर्फ 6000 से 8000 ही नंबर में होती है WBC। इनका काम क्या है, अपनी बॉडी को इन्फेक्शंस, फॉरेन पार्टिकल, डिजीज से बचाना। अभी अपन इसका सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, कैसे बचाती हैं डिटेल में देखेंगे। अलग अलग टाइप्स की होती हैं, बहुत सारी होती हैं। ये देखो अलग अलग टाइप की WBCs हैं। तो इनका काम क्या है, बॉडी को इन्फेक्शंस, फॉरेन पार्टिकल, डिजीज से बचाना। लाइफ स्पान सबसे कम होता है, शॉर्ट लिव्ड, 1-2 दिन, घंटे, फ्यू घंटे, ऐसे फिक्स नहीं है, 2-4 दिन या कुछ घंटे बस। सबसे ज्यादा लाइफ स्पान होता है आरबीसी का, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स का, फिर उसके बाद सबसे कम WBC का। और आपसे पूछे कोई नंबर, तो सबसे ज्यादा कौन होती है, आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स। ऑर्डर याद रखना है, बहुत बार आया क्वेश्चन ऑर्डर का। उसके बाद WBC। ये कितनी होती है, 5 to 5.5 मिलियन। ये 1.5 to 3.5 लाख। और ये 6000 से 8000। ये मिलियंस में है, ये लाख में, ये हजार में है, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोफाइट, लिम्फोसाइट। इसको अपन डिटेल में देखेंगे। पहले WBC के बारे में जनरल बातें अपन ने कर ली, अब इनको अपन डिटेल में देखते हैं। WBC को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 टाइप में। एक डाला ग्रेनुलोसाइट में और एक को डाला ए ग्रेनुलोसाइट में। मतलब जब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, जब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट तो क्या बोल दिया, ग्रेनुलोसाइट। जब ग्रेन्यूल एब्सेंट हो, ए ग्रेन्यूल्स एब्सेंट, तो क्या बोल दिया, ए ग्रेनुलोसाइट। क्या बोल दिया, ए ग्रेनुलोसाइट। अब जो ग्रेनुलोसाइट है ना बेटा, वो भी 3 टाइप की है। ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप की है, 3 टाइप की। पहली, दूसरी, तीसरी। ये कितने टाइप की बेटा, 2 टाइप की, पहली, दूसरी। पहली कौन सी आई बेटा, पहली आई एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स। दूसरी आई बेटा न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। रुको, दूसरी पे अपन बेसोफिल लिखते हैं ताकि याद रहने का तरीका रहे। दूसरी पे आई एसिड के बाद क्या आता है, बेस, तो बेसोफिल्स। फिर एसिड हो गया, बेस हो गया, अब बचा कौन सा, न्यूट्रोफिल्स। तो ये अपनी 3 टाइप की हो गई ग्रेनुलोसाइट, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। सिंपल है, सबको याद हो जाएंगे नाम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं कि इनके अंदर खास बात क्या है। इनका नाम रखा क्यों, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल को प्यार से और क्या पुकारते हैं, इसका नाम एक और होता है, इसको प्यार से पुकारते हैं इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। देखो 3 WBC 2 टाइप की, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट हो उनको डाल दिया ग्रेनुलोसाइट में, जिसमें ग्रेनुल्स एब्सेंट हो उनको डाल दिया ए ग्रेनुलोसाइट में। ग्रेनुलोसाइट को 3 टाइप में डिवाइड किया गया, एसिडोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। क्यों इनके नाम ऐसे क्यों रखे, क्योंकि ये क्या थी, जब इनको देखना था तो इनको स्टेन करना था। माइक्रोस्कोप में कोई भी चीज देखते हैं तो स्टेन करने की जरूरत पड़ी। तो एसिडोफिल ने बोला मैं तो एसिड डाई से स्टेन होंगी, मैं तो एसिडिक डाई से स्टेन होंगी, मैं तो एसिड डाई लवर हूं। फिल मतलब लविंग, लविंग, मैं तो एसिड डाई लविंग हूं, तो नाम रख दिया एसिडोफिल। इसने बोला नहीं नहीं, मैं तो बेसिक डाई से स्टेन होंगी, मैं तो बेसिक डाई से स्टेन होंगी, बेसिक डाई लवर,
तो बेसोफिल। न्यूट्रल बोला रहे हमको तो एसिड से कर दो, बेसिक से कर दो, हम तो न्यूट्रल है, हम तो किसी से भी हो जाएंगे, हम तो दोनों सब डाई से दिख जाएंगे, चाहे हमारे पे एसिड डाई डाल दो, चाहे हमारे पे बेसिक डाई डाल दो, चाहे न्यूट्रल डाई डाल दो, हम तो न्यूट्रोफिल हैं। तो ये इनके लिए बात क्या करेंगे अपन, पहले इनको डिवाइड कर दें पार्टीशन में। किस बेसिस पे इनका नाम रखा, थोड़ा जगह इधर लेना पड़ेगा यार। यार ये सिस्टम गड़बड़ है। यहाँ पर अपन पार्टीशन करते हैं एक, यहाँ पर एक पार्टीशन करते हैं एक, ये वाला डब्बा है इसका, ये वाला डब्बा है इसका, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एसिडोफिल्स की। स्टेन्ड बाय एसिडिक डाई, और उस डाई का नाम क्या है, इओसिन, इसीलिए इनको क्या बोल दिया, इओसिनोफिल। ये कौन सी डाई से स्टेन्ड होते हैं, एसिडिक डाई। ये किससे स्टेन्ड होते हैं, स्टेन्ड बाय बेसिक डाई, कौन सी वाली, मिथाइलिन ब्लू। कौन सी डाई से स्टेन्ड होते हैं इनको देखने के लिए, मिथाइलिन ब्लू। और ये वाले स्टेन्ड बाय एनी डाई, एसिडिक हो चाहे बेसिक हो चाहे न्यूट्रल हो, तो ये तीनों से स्टेन्ड हो सकते हैं, समझे बेटा। इसलिए इनको नाम दिया, हर चीज का एक लॉजिक है, नाम देने का ऐसा रैंडम दे दिया। ये एसिडिक डाई से स्टेन्ड होती है, इनको एसिडिक बोला, एसिडोफिल बोला, बेसिक से होती तो बेसोफिल बोला, न्यूट्रल किसी से भी हो सकती है तो न्यूट्रोफिल बोला। इनकी खास बात क्या है, एसिडोफिल का फंक्शन क्या है, अब अपन फंक्शन लिखते हैं। क्या फंक्शन होगा इनका, इओसिनोफिल, ये जब अपनी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होंगी या कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा ना, तब अपने को ये रिलीज होंगी एसिडोफिल। इनका काम होगा एलर्जिक इन्फेक्शन या उस टाइम पे वर्क करना, एलर्जी के टाइम या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन टाइम। तो इनका काम क्या है, एलर्जिक रिएक्शन में मदद करना, एलर्जिक रिएक्शंस या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन के टाइम। तो आपसे कोई पूछेगा एलर्जी के टाइम कौन सी सेल्स काम आएंगी, एसिडोफिल्स, इओसिनोफिल्स। उसके बाद पैरासाइटिक इन्फेक्शन टाइम कौन सी सेल्स काम आएंगी, पैरासिटिक इन्फेक्शन है भी इओसिनोफिल्स। अगला आता है बेसोफिल का फंक्शन। बेसोफिल का फंक्शन क्या है, बेसोफिल क्या रिलीज करती है, इट रिलीज ये तीन चीजें रिलीज करती है। पहला हेपेरिन, दूसरा सेरेटोनिन, तीसरा हिस्टामिन। क्या रिलीज करती है, तीसरा हिस्टामिन। बेसोफिल बिल्कुल मास्ट सेल जैसे होती है, ये तीन चीजें रिलीज करती है। क्या है वो तीन चीजें, हेपेरिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन। हेपेरिन क्या है, एंटी कोएगुलेंट, क्या है ये, एंटी कोएगुलेंट। सेरोटोनिन क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, क्या है ये, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये क्या है, वैसो डायलेटर। अब इसका मतलब क्या है, बेसोफिल्स का काम है तीन चीजों को रिलीज करना। पहला है हेपेरिन, दूसरा है सेरोटोनिन, तीसरा है हिस्टामिन। एक सेकंड, वीडियो चल रहा है, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तीसरा है हिस्टामिन। हेपेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट, अपने ब्लड के अंदर हेपेरिन प्रेजेंट होता है ताकि ब्लड के अंदर भी कोई क्लॉट ना बन पाए। गलती से अगर ब्लड के अंदर ही कोई क्लॉट बन गया तो अपने को पता था कि क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्लड फ्लो रुक जाएगा। तो ब्लड के अंदर कोई क्लॉट ना बने उसके लिए कौन सा चीज अपने पास अपनी बॉडी में, हेपेरिन, जो अपने अंदर एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है ये। फिर आता है सेरोटोनिन, जो कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब ये अपनी ब्लड वेसल से इसको ये कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा। अगर ये ब्लड वेसल इतने से इतनी हो गई तो बीपी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये बीपी को बढ़ाता है, वहीं इसका उल्टा क्या है, अगर ये यहां पर क्या आ गया, हिस्टामिन, तो ये क्या है, वेसो डायलेटर, तो ये वापस वेसो डायलेट करा देगा, अपनी ब्लड वेसल को वापस बढ़ा देगा और क्या कर देगा, बीपी को कम कर देगा।
तो अगर ब्लड वेसल को छोटा करना है तो कॉन्स्ट्रिक्ट, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब छोटा करना, कॉन्स्ट्रिक्टर है कौन है, सेरोटोनिन। अगर ब्लड वेसल को डायलेट करना है तो कौन करेगा, हिस्टामिन। यहाँ जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो बीपी बढ़ जाता है, जब वैसो डायलेशन होता है तो बीपी घट जाता है। तो ये फंक्शन है अपना बेसोफिल सेल्स का। दो फंक्शन अपन ने देख लिया। इयोसिनोफिल का था एलर्जी रिएक्शन के टाइम, पैरासिटिक इन्फेक्शंस के टाइम। बेसोफिल्स है हेपेरिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ये तीन चीजें रिलीज करती हैं। फिर आते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या है बेटा, न्यूट्रोफिल है अपनी फेगोसाइटोसिस करती है। ये क्या करती है बेटा, ये फेगोसाइटोसिस मतलब जब अपनी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं ना, उनको मारने का काम कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स। जैसे अपनी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस आए तो उनको जाके मारेंगी अपनी न्यूट्रोफिल्स। वैसे ही अपन आगे देखते हैं अब। और ग्रेनुलोसाइट भी दो टाइप की हैं। दो टाइप के कौन कौन से, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। कितने टाइप की हैं, दो टाइप की हैं। मोनो भैया, लिम्फो भैया, मोनो भैया, लिम्फो भैया। इनकी तारीफें क्या है बेटा, ये जो मोनो भैया है ना, ये भी बिल्कुल न्यूट्रोफिल की तरह ही है। न्यूट्रोफिल की जुड़वा बहन है, जुड़वा बहन। ये भी क्या करती हैं, फाइगोसाइटोसिस। क्या करती हैं बेटा, फाइगोसाइटोसिस। और लिम्फोसाइट्स क्या है बेटा, दो टाइप की होती है अपनी बॉडी में, एक होती है बी सेल, एक होती है टी सेल। दो टाइप की बॉडी में अपने लिम्फोसाइट होती है। जब अपन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे तो बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल बेटा, AMI के लिए। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल बेटा, CMI के लिए। ई का लिख दिए सर, समझाई तो सही। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी बी सेल देगी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल देगी। सेल मेडिएटेड, सेल मेडिएटेड, इसको अपन हेल्थ एंड डिजीज में डिटेल में पढ़ेंगे। इम्यूनिटी के लिए कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल है, टी सेल। और एंटीबॉडी को एक और क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो अपनी बॉडी की ह्यूमोरल, ह्यूमर मतलब फ्लूइड, फ्लूइड मतलब ब्लड। तो बी सेल क्या है, एंटीबॉडी कहां रिलीज करती है, अपने ब्लड में, इसलिए इनको क्या बोला, ह्यूमोरल। तो बी सेल एंटीबॉडीज बनाती है, जैसे कि IgA, IgE, IgD, ये सब क्या है, एंटीबॉडीज कहां रिलीज करती है, ब्लड में। तो इनको कौन सी इम्यूनिटी बोला, ह्यूमोरल। तो पूछाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमोरल इम्यूनिटी, तो क्या बोलेंगे, बी सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी सेल। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बेटा जब अपना ग्राफ्ट का ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है ना, उसमें सबसे काम आती है। तो आपसे को पूछे ना, ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन सी सेल्स पार्टिसिपेट करती है, टी सेल्स। मेनली कौन सी होती है, टी सेल्स। जब आप हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे तब आएगा यहाँ पर ग्राफ्ट रिजेक्शन। मतलब कोई अपन ने ऑर्गन लिया किसी से और अपनी बॉडी ने वो ऑर्गन को रिजेक्ट कर दिया, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो कौन सी सेल रिजेक्ट करती है, वो टी सेल रिजेक्ट करती है। ठीक है, ये है अपनी लिम्फोसाइट। मोनोबिया भी फेगोसाइटिस करते हैं, न्यूट्रोफिल भी फेगोसाइटिस करते हैं। इनकी एक और बात क्या है, खास बात, खास बात क्या है, न्यूट्रो भैया, मोनो भैया दोनों फेगोसाइटिस कर रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया वायरस को खा जा रहे हैं, बैक्टीरिया वायरस को खा जा रहे हैं। लेकिन जो न्यूट्रोफिल्स है वो सिर्फ बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरस को खाती है। लेकिन जो अपने मोनो भैया है, मोनोसाइट है, अपनी बॉडी की डेड सेल्स, अगर अपने ब्लड में अपनी बॉडी में कोई डेड सेल हो गई, कोई सेल्स मर गई है, तो वो कचरा हो गया, कचरा पड़ा है, उस कचरे को भी खा जाते हैं, उस डेड सेल को भी खा जाते हैं। तो कचरा अपनी बॉडी का साफ करने वाली सेल्स कौन सी है, मोनो भैया। और इनको इसलिए क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर सेल्स ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर, स्कैवेंजर सेल्स ऑफ द बॉडी। तो आपसे को पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कैवेंजर्स ऑफ द बॉडी, स्कैवेंजर्स किसको बोलेंगे, मोनो भैया। ये कैसी होती है, स्कैवेंजर्स होती है। ये दोनों फेगोसाइटोसिस करते हैं, ब्लड वायरस बैक्टीरिया को खा जाते हैं। मतलब ये क्या है, अपनी बॉडी के पुलिस वाले हैं, अपनी बॉडी के पुलिस वाले। मतलब कोई भी गुंडा अपनी बॉडी में आया तो पुलिस वाले जाके उसको ठोक देंगे, कूट देंगे, पीट देंगे। तो ये दोनों क्या है, पुलिस वाले हैं। लेकिन पुलिस वाले तो हैं, तो कोई तो बड़ा होगा और कोई तो छोटा होगा। तो इनको बोलते हैं अपन माइक्रो, माइक्रो पुलिसमैन। क्या बोलते हैं इनको, माइक्रो पुलिसमैन। इनको क्या बोलते हैं, मैक्रो पुलिसमैन। इनको क्या बोलते हैं, मैक्रो पुलिसमैन। ये छोटे पुलिसमैन है, ये बड़े पुलिसमैन में। तो छोटे पुलिसमैन मतलब हवलदार, बड़े पुलिसमैन मतलब इंस्पेक्टर। तो किसी भी पुलिस थाने में इंस्पेक्टर ज्यादा होते हैं या हवलदार ज्यादा होते हैं, इंस्पेक्टर ज्यादा होते हैं, हवलदार ज्यादा होते हैं। तो इनका नंबर ज्यादा होता है, मोर इन नंबर, मोर इन नंबर एंड लेस इन साइज, लेस इन साइज, साइज में छोटे होते हैं। और ये होते हैं लेस इन नंबर, लेस इन नंबर
मोर इन साइज, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये माइक्रो हैं, छोटे हैं, तो नंबर में ज्यादा होंगे, हवलदार नंबर में ज्यादा होते हैं और साइज में छोटे होते हैं। इंस्पेक्टर पावरफुल होता है, बड़ा होता है और नंबर में कम होता है। तो ये अपनी बातें हो गई सारी लिम्फोसाइट्स की। अब क्वेश्चन आएगा फंक्शंस का कि कौन सी लिम्फोसाइट, कौन सी डब्ल्यूबीसी क्या करती है। क्वेश्चन पूछ लेंगे एसिडोफिल क्या करती है, बेसोफिल क्या करती है, न्यूट्रोफिल क्या करती है। एसिडोफिल करती है एलर्जी रिएक्शन या पैरासाइट इन्फेक्शन के टाइम काम। बेसोफिल क्या रिलीज करती है, हेपेरिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन। न्यूट्रोफिल्स क्या है, फेगोसाइटोसिस करती है। मोनोसाइट फेगोसाइटोसिस करती है। लिम्फोसाइट बी सेल टी सेल होती है। ये तो आ गया। अब आपसे पूछेंगे किसका नंबर ज्यादा। ये जो अपन ने देखा था ना बेटा 6000 से 8000, इसको बोलते हैं टीएलसी। टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये पांचों मिला के कितनी है, 6000 से 8000। टोटल है 6000 से 8000, लेकिन ये पांचों का भी तो कोई नंबर होगा। एसिडोफिल का भी तो कोई नंबर होगा, बेसोफिल का भी तो कोई नंबर होगा, न्यूट्रोफिल्स का भी तो नंबर होगा। उसको क्या बोलेंगे बेटा, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। उसको क्या बोलेंगे, डीएलसी मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब इंडिविजुअल नंबर ऑफ दीज सेल्स कि एसिडोफिल कितनी है, बेसोफिल कितनी, इनकी परसेंटेज अपनी एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में परसेंटेज गिवन है, जैसे कि ये कितनी होती है बेटा 60 to 65%। ये कितनी होती है 60 to 65%। ये होती है बेटा 20 to 25%। ये कितनी होती है 20 to 25%। फिर अपने मोनोबिया कितने होते हैं बेटा, मोनोबिया होते हैं 6 to 8%। मोनोबिया होते हैं 6 to 8%। ये होती है अपनी 0.5 to 1%। ये होती है 2 to 3%। अरे सर ऐसे याद थोड़ी होगा, क्या लिख दिया ये सब बेटा, क्वेश्चन आता है। अरेंज द WBCs इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नंबर। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है ये कि न्यूट्रोफिल कितनी है 60 से 65%, मैंने बोला था ना, मोर इन नंबर। मोनोसाइट कितनी है 6 से 8, लेस इन नंबर। लिम्फोसाइट कितनी है 20 से 25%। बेसोफिल कितनी है 0.5 से 1%। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाली सेल्स ब्लड में न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम पाई जाने वाली सेल्स बेसोफिल। क्वेश्चन आएगा, लेकिन सर याद ही नहीं हुआ है तो याद अभी होगा 1 सेकंड में। इसकी अपन ने ट्रिक बनाई है जो कि मोस्ट फेमस ट्रिक है। क्या है ट्रिक इसकी, इसकी ट्रिक है, ट्रिक लिख लेते हैं आगे। नेवर लेट monkeys eat banana। बंदर को अकेला मत खाने दो, असलियत में तो खाने देना, यहां मत खाने दो, बस यहां पर मत खाने दो। एन से न्यूट्रोफिल्स, एल से लिम्फोसाइट, एम से मोनो भैया, ई से इओसिन, बी से बेसोफिल। न्यूट्रो, लिम्फो, मोनो, इओसिनो, बेसो। नंबर क्या था सबसे ज्यादा 60 से 65%। लिम्फो भैया 20 से 25%। मोनो भैया 6 से 8%। ईओ भैया 2 से 3%। बेसो भैया 0.5 से 1%। ट्रिक से याद हो गया पूरा। अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए अरेंज करने का, आगे से अरेंज करो चाहे पीछे से अरेंज करो, सारे ऑर्डर क्लियर है, अपने सारे ऑर्डर्स क्लियर है। समझ में आया, समझ में आया। ये सारी बातें हो गई है, बस एक लास्ट क्वेश्चन आता है इनके स्ट्रक्चर पे। इस स्लाइड को अपन कॉपी करेंगे, कहाँ है अपनी स्लाइड, ठीक है। चलो ये बातें अपन ने देख ली। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि ये दिखती कैसे हैं, स्ट्रक्चर आ जाएगा पहचानने के लिए कि ये दिखती कैसे हैं। अपन ने एक चीज यहाँ पर शायद लिखी नहीं है, डब्ल्यूबीसी की शेप कैसी होती है, यहाँ पर एक चीज और लिख लो, शेप। शेप इररेगुलर शेप होती है डब्ल्यूबीसी, इररेगुलर अमीबॉइड शेप होती है डब्ल्यूबीसी की, इररेगुलर अमीबॉइड। ये सब फोटो आएगा डायरेक्ट एनसीईआरटी का और पूछेंगे कि दिखती कैसे है। तो ये डायग्राम आपको न्यूट्रोफिल ऐसी दिखती है, इओसिनोफिल ऐसी दिखती है, बेसोफिल ऐसे करके बता दूं खत्म हो जाएगा 1 सेकंड में। लेकिन इसको आपको रटवाएंगे नहीं, इसको अपन बनाना सीखेंगे। कैसे बनाना सीखेंगे,
अभी सीखेंगे, देखो 1 सेकंड में। चलो इसको बनाना सीखते हैं अपन। कैसे? थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा यहाँ पर। एक सेकंड टाइम देंगे बच्चों मेरे को। सबका डायग्राम अपन अपने हाथ से बनाना सीखेंगे ताकि कुछ भी रटना ना पड़े, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा आपको। सारे डायग्राम बनाएंगे। ये मैंने कॉपी कर लिया स्लाइड, पीछे भी लिखा हुआ है ये सब। चलो कैसी होती है? इर्रेगुलर शेप की होती है। इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर कैसी होती है? इर्रेगुलर कैसी होती है? इर्रेगुलर कैसी होती है? इर्रेगुलर कैसी होती है? इर्रेगुलर अब डायग्राम खुद से बनाना है अपने को, ठीक है? खुद से बनाना है, बहुत ही सिंपल है। एसिडोफिल ईओ, ईओसिनोफिल बोलते हैं इनको, ईओ। तो इनके अंदर का न्यूक्लियस कैसा होगा? ई शेप्ड, ई शेप्ड, ई शेप्ड, ई शेप्ड, खत्म, ई शेप्ड। और इसके पास कितनी होगी लोब्स? 2 लोब। तो ये कैसा होता है? बायलोब्ड। तो आपसे कोई पूछे ईओसिनोफिल के अंदर कितने न्यूक्लियस होता है, कैसा न्यूक्लियस होता है? बायलोब्ड। ट्रिक, ई से ई जैसा बना दो। फिर आते हैं बेसोफिल। बेसोफिल के अंदर क्या आ रहा है? एस। तो इसका न्यूक्लियस कैसा होगा? एस शेप्ड, एस शेप्ड, एस शेप्ड। कैसा होगा? एस शेप्ड। कैसा होगा? एस शेप्ड का। सिंपल, याद करना ही नहीं पड़ा। मतलब 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब। कितने लोब? 2 to 3 लोब। तो बेसोफिल का न्यूक्लियस कैसा होता है? 2 to 3 लोब। कैसा होता है? 2 to 3 लोब। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल सिंपल, एन बना दो, एन बना दो, एन बना दो, एन बना दो, एन बना दो। 1 लोब यहाँ पर बना दो, 1 लोब यहाँ पर बना दो, 1 लोब यहाँ पर बना दो, 1 लोब यहाँ पर बना दो। न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा होता है? मल्टी लोब। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, which of the following WBCs have bilobe nucleus? E eosinophil, 2 to 3 lobe nucleus, S basophil, multilobe neutrophils। और मोनो भैया का तो याद करने की जरूरत नहीं है। कैसा होता है? बीन शेप्ड। कैसा होता है? बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड, बीन शेप्ड। कैसा होता है? बीन शेप्ड। और इसका कैसा होता है? नॉर्मल गोलू मोलू। लिम्फो का कैसा होता है? नॉर्मल गोलू मोलू। मेन अपन फंसते हैं इनमें, तो इनकी ट्रिक्स आपको बता दी। ई से ई शेप्ड बायलोब, एस से एस शेप्ड 2-3 लोब, एन से एन जैसा बना दो, मतलब मल्टी लोब। बहुत सारी लोब दिख जाए तो मल्टी लोब। एन जैसा ही नहीं होगा, एन इसलिए ट्रिक बताइए कि इसमें मल्टी लोब्स होती है। मोनो भैया में किडनी शेप्ड मतलब बीन शेप्ड, लिम्फो भैया में गोलू मोलू। इसी डिफरेंट डिजाइन की वजह से, अलग अलग डिजाइन ऑफ न्यूक्लियस की वजह से, जो ग्रेनुलोसाइट है ना, जो ग्रेनुलोसाइट है इनको क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो आपसे पूछे कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट को। क्यों? क्योंकि इनके न्यूक्लियस की डिजाइन सबकी अलग अलग है। सब बोलते हैं मैं तो ऐसा दिखूंगा, मैं तो वैसा दिखूंगा, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे ऐसा दिखना है। तो पॉली अलग अलग, मॉर्फो मॉर्फोलॉजी सबकी अलग अलग है। न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के लिए ल्यूकोसाइट, ल्यूकोलाइट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट। और वैसे ही ए ग्रेनुलोसाइट को क्या बोलते हैं? ए ग्रेनुलोसाइट को बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर। क्या बोलते हैं? मोनो न्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट, मोनोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट। इसको बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर और इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। ये पूरा अपना डब्ल्यूबीसी एक्सट्रीम डिटेल में अपन ने देखा है, जो आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं है, जो आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं है, उससे भी बाहर जाके पूरा पढ़ लिया है। एक बार देख लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये अपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स पूरे होते हैं।
एकदम फिर से रिवाइज करते हैं। WBC दो टाइप की, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। चलो शांति से रिवाइज करना एक बार मेरे साथ। WBC दो टाइप की, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो। ग्रेन्यूल्स कैसे, अपन इसमें आपको दिखाई नहीं है, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं ऐसे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। और साइटोप्लाज्म, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो सबके अंदर ही होता है, इसमें भी होगा साइटोप्लाज्म, लेकिन यहाँ पर ग्रेन्यूल्स नहीं है, ग्रेन्यूल्स नहीं है। ग्रेनुलोसाइट क्योंकि ग्रेनुल्स प्रेजेंट है, ए ग्रेनुलोसाइट क्योंकि ग्रेनुल्स एब्सेंट है। ग्रेनुलोसाइट तीन टाइप की, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एसिड बेस न्यूट्रल, एसिड बेस न्यूट्रल। एसिडोफिल को ही प्यार से क्या बोला, इओसिनोफिल। इनके नाम क्यों दिए, क्योंकि जब इनको देखना था माइक्रोस्कोप के अंदर तो इनको डाई से स्टेन करना था। अब जो जिस डाई से स्टेन हो रहा था ना उसको उसी का नाम दे दिया। एसिडोफिल एसिडिक डाई से स्टेन हो रहे थे, बेसोफिल बेसिक डाई से स्टेन हो रहे थे, न्यूट्रोफिल किसी भी डाई से स्टेन हो जाते, एसिड बेसिक न्यूट्रल। एसिडिक डाई से स्टेन हो रहे तो बोल दिया एसिडोफिल। कौन सी डाई थी वो, इओसिन, इसलिए क्या बोल दिया, इओसिनोफिल। बेसिक डाई से स्टेन हो रहे थे, कौन सी डाई थी वो, मिथाइलिन ब्लू। न्यूट्रल डाई से स्टेन हो रहे थे, वीडियो चल रहा है सर 2 मिनट। बेसिक डाई से स्टेन हो रहे थे तो मिथाइलिन ब्लू। न्यूट्रोफिल न्यूट्रल डाई, एसिड बेस कोई सी भी डाल दो, इसलिए इनको नाम दिया। अब बात आती है इनके फंक्शन की। फंक्शन क्या होगा, एसिडोफिल का फंक्शन क्या है, एलर्जी रिएक्शन के टाइम, पैरासिटिक इन्फेक्शन है, अपने बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गई या पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया जैसे टीनियासिस, एस्केरियासिस, ये सब क्या है, पैरासिटिक इन्फेक्शंस, तो अपनी बॉडी में इओसिनोफिल का काम आएगा। फिर बेसोफिल का काम क्या है, 3 मॉलिक्यूल को रिलीज करना, हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन। हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन। हिस्टामिन क्या है, वैसो डायलेटर। सेरोटोनिन क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। हेपेरिन क्या है, एंटी कोगुलेंट। फिर आती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है, पुलिस वाली। पुलिस वाले मतलब बैक्टीरिया वायरस को मारने वाले। मारने वाले मतलब बैक्टीरिया वायरस को खा जाने वाले। खा जाने वाले को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस करना। वैसे ही मोनोबिया भी क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो न्यूट्रोफिल भी फेगोसाइटोसिस, मोनोसाइट भी फेगोसाइटोसिस। दोनों ही क्या है, पुलिस वाले। न्यूट्रोफिल्स छोटे हैं तो माइक्रो पुलिसमैन, मोनोसाइट बड़े हैं तो मैक्रो पुलिसमैन। न्यूट्रोफिल्स छोटे हैं तो उनका नंबर ज्यादा, माइक्रोफिल्स मोनोसाइट बड़े हैं तो उनका नंबर कम। फिर आता है लिम्फोसाइट, जो कि 2 टाइप के सेल बनाते हैं, बी सेल, टी सेल। बी सेल एंटीबॉडी बना के कहां डालती है, ब्लड में, तो कौन सी इम्यूनिटी देती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और टी सेल्स को बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन सी इम्यूनिटी काम आती है, कौन सी सेल्स होती हैं, टी सेल। कौन सी सेल ग्राफ्ट रिजेक्ट करती है, टी सेल। ये था अपना पूरा डिटेल में। एसिडोफिल के अंदर बाइलोब न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रोफिल के अंदर मल्टीलोब 2 to 3 लोब होता है, बेसोफिल के अंदर 2 to 3 लोब होता है, न्यूट्रोफिल्स के अंदर मल्टीलोब होता है, मोनोसाइट के अंदर किडनी शेप्ड होता है, लिम्फोसाइट के अंदर सर्कुलर नॉर्मल न्यूक्लियस होता है। इनकी ट्रिक क्या है, नेवर लेट मंकीज ईट बनाना। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद लिम्फोसाइट, उसके बाद मोनोसाइट, उसके बाद इओसिनोफिल, उसके बाद बेसोफिल। और ओवरऑल सबसे ज्यादा आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इओसिनोफिल, फिर बेसोफिल। सबसे बेसिक था, पूरा रटने का लेक्चर है, लेकिन रटाया नहीं है, आपको समझा दिया है और वहीं कहीं आपको पूरा लर्न भी करा दिया है। चलें फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि अपना ब्लड ग्रुपिंग। मोस्ट प्रोबेबली शायद अपन आज यहीं तक ही पढ़ें। अभी टाइम कितना हो गया, 12:30। हाँ, आज यहीं तक ही पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आज तक अपन ने सुना है, ब्लड ग्रुप मेरा ए बी ओ, लेकिन समझ नहीं आया कि होता कैसे है, बनता कैसे है, ऐसा क्या होता है कि बॉडी में ब्लड ग्रुप्स अलग अलग हैं सबके। आज जिंदगी में 15 से 20 मिनट में आपका ब्लड ग्रुप का सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। आप घर पे मम्मी पापा को बताना, मम्मी आपका ब्लड ग्रुप ये है ना, क्यों है, इसलिए है। पापा आपका ब्लड ग्रुप ये है ना, क्यों है, इसलिए है। मैं बताती हूँ आपको या मैं बताता हूँ आपको, तो आज मैं बताता हूँ आपको। अपने अंदर ब्लड ग्रुप सिस्टम में 2 टाइप के प्रेजेंट है, एबीओ और आरएच। दोनों को पढ़ेंगे एक एक करके। एबीओ में मतलब, एबीओ ब्लड ग्रुप मतलब या तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो ए बी हो सकता है, या फिर ओ हो सकता है। तो अपने अंदर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। वैसे आरएच क्या है, अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव हो सकता है, आरएच पॉजिटिव। अगर एब्सेंट है तो आरएच नेगेटिव हो सकता है। पहले एबीओ पढ़ेंगे, फिर आरएच पढ़ेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप किसने दिया था, गिवन बाय लैंड स्टीनर। किसने दिया था ये, लैंड स्टीनर ने दिया था। आरएच ब्लड ग्रुपिंग किसने दिया था, लैंड स्टीनर, और उसके साथ साथ एक दोस्त था इसका, भैया, इसका भाई, दोस्त, जो भी बोलते हैं, साथ में काम करने वाला, एंड वीनर। किसने दिया था ये, वीनर ने। तो ये तो जनरल बातें हो गई। एबी ब्लड ग्रुप में 4 ब्लड ग्रुप आते हैं, ए बी ए बी ओ। आरएच अगर प्रेजेंट तो पॉजिटिव, आरएच अगर एब्सेंट तो नेगेटिव। लैंड स्टीनर दिया था, ये लैंड स्टीनर और वीनर ने दिया था, नाम आ जाता है कि एबी ब्लड ग्रुप इज गिवन बाय, तो अपन को याद रखना है। अब अपन बात करते हैं अपने सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप की। क्या इंसर्ट में लाइन लिखी हुई है,
ABO blood grouping is based on the presence or absence of two antigen or surface of RBC. आरबीसी की सरफेस पे दो टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उसके प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ही ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड होती है। इसका क्या मतलब हुआ? एंटीजन का मतलब क्या हुआ? एंटीजन से एंटी से वर्ड याद रखेंगे, एंटी बॉडी। नहीं, टाइम लगेगा अभी। क्या हुआ? क्लास में क्या चाहिए? क्लास हाँ उधर ले लो, भी टाइम लगेगा। एंटीबॉडी और जनरेशन से जनरेटिंग, तो एंटीबॉडी जनरेटिंग। एंटीजन ऐसा एक केमिकल है जो एंटीबॉडी को जनरेट करवाता है। मतलब अगर आपके बॉडी में कोई एंटीजन आया और अपनी बॉडी एंटीबॉडी जनरेट कर दे तो वो क्या कहलाएगा? एंटीजन। क्या बोलेंगे इसको? क्या लिखेंगे अपन? इट इज अ केमिकल। क्या है ये? इट इज अ केमिकल that triggers immune response। ऐसा केमिकल जो अपनी बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स, एंटीबॉडी जनरेट करवा दे, उसको बोलेंगे एंटीजन। जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस आते हैं ना, बाहर से फॉरेन पार्टिकल है, ये क्या है अपने लिए? एंटीजन। बाहर से आने वाला कोई भी चीज क्या होता है? एंटीजन, जो अपनी बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करा देता है। वैसे ही दो एंटीजन अपनी आरबीसी पे प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी, अगर वो एंटीजन किसी और की बॉडी में गए तो वो क्या जनरेट करवा देंगे? एंटीबॉडी जनरेट करवा देंगे। यस मैम। हाँ बस 15 मिनट में हो जाएगा। हाँ हाँ। तो वैसे ही दो एंटीजन अपने आरबीसी के पास प्रेजेंट होते हैं, जो अगर अब किसी और की बॉडी में गए तो क्या जनरेट करा देंगे? एंटीबॉडी जनरेट करा देंगे। इसलिए उनको क्या बोला? एंटीजन। जो कहां प्रेजेंट है? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। समझते हैं अपन डायग्राम बना के। अपने अंदर 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। यह है अपना पहला, यह है अपना दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको यहां लिख लेते हैं, चौथा। अगर अपने ऊपर आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, या फिर पहले अपन देखते हैं, एक एंटीजन है ये वाला, पहले ऐसे समझेंगे, एक एंटीजन है ये, तो ये है अपने ऊपर ए एंटीजन। ठीक है, ये क्या है? अपनी आरबीसी। क्या है ये? आरबीसी। अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो कौन सा ब्लड ग्रुप? ए ब्लड ग्रुप। अगर आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है, बी एंटीजन है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप? बी ब्लड ग्रुप। अगर आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों है, ये है बी, ये है, अरे वो मिट कैसे गया? ये है ए। एक बार बना लो, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। आज सारे ब्लड ग्रुप के फंडे तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ये है ए बी। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है, मतलब जीरो, कोई भी नहीं है, तो ओ। तो कैसे होता है अपने ब्लड ग्रुप डिसाइड? ब्लड ग्रुप डिसाइड ऐसे होता है। अपनी आरबीसी है, जब उसको देखा, खोला, तो देखा गया उसके ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट था ए, तो नाम हो गया ब्लड ग्रुप ए। आरबीसी को देखा, एंटीजन प्रेजेंट था बी, तो नाम हो गया बी। आरबीसी को खोला, दोनों एंटीजन प्रेजेंट थे ए और बी, तो नाम हो गया ए बी। आरबीसी को देखा, कोई एंटीजन था ही नहीं, नाम हो गया जीरो, जीरो को अपन ओ बोलते हैं, नाम हो गया ओ। तो ये है अपने 4 टाइप के ब्लड ग्रुप जो एबीओ ब्लड ग्रुप को अपने बनाते हैं। ये तो हो गए ब्लड ग्रुप। लेकिन अब अपन पढ़ेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है। ये वाला ब्लड ग्रुप मैं किसको दे सकता हूँ, किससे मैं ब्लड ग्रुप ले सकता हूँ। अभी आपने मम्मी पापा को बताने के लिए क्या याद कर लिया कि पापा आपका ब्लड ग्रुप ए है, क्यों? क्योंकि आरबीसी के ऊपर क्या है? ब्लड एंटीजन ए प्रेजेंट है। मम्मी आपका ब्लड ग्रुप बी है, क्यों? क्योंकि आपकी आरबीसी के ऊपर 2 एंटीजन प्रेजेंट है, ए और बी। और छोटा भाई तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ओ, क्योंकि तेरी आरबीसी के ऊपर क्या है? एंटीजन ही नहीं है, तो इसलिए तेरा ग्रुप क्या है? ओ। तो अपनी आरबीसी के ऊपर 2 टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए और बी, वो डिसाइड करते हैं अपना ब्लड ग्रुप। समझ में आया? ये था ब्लड ग्रुप। अब देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज कैसे होता है। अपन ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं? ए वाला किसको दे सकता है? बी वाला किसको दे सकता है? बहुत ही आसान तरीके से इसको आज अपन समझेंगे। सब फंडे क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे अभी। ठीक है, 1 2 3, यार ये बहुत जगह छोटी पड़ रही है एक तो।
एक सेकेंड बच्चों, ये पूरा ही गड़बड़ हो गया। एक सेकेंड, यहाँ से अपन इसको शुरू करते हैं। अभी क्लियर होगा ये फंडा, किसको अपन ब्लड दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। फिर अपन इस टॉपिक को यहीं आज एंड कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, आज तक नहीं समझा होगा आपने इतने आसान तरीके से। बस मुझे 2 मिनट का टाइम दे दो। यह है अपना ब्लड ग्रुप, यह है अपनी आरबीसी जिसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? ओ, ये है अपनी आरबीसी जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जिसके ऊपर प्रेजेंट है ए एंटीजन। क्या प्रेजेंट है? ए एंटीजन। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? ए एंटीजन। और ये है अपनी आरबीसी जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? बी एंटीजन। क्या प्रेजेंट है? बी एंटीजन। एक बार पूरा आरबीसी बना लेते हैं, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इतने आसान तरीके से आपने जिंदगी में नहीं समझा होगा। आज आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। चलो, इसके ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए, बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी, कोई सा भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ, ए है तो ए, बी है तो बी, ए तो ए बी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझेंगे कौन किसको दे सकता है, बहुत आसान तरीके से। चलो, सबसे आसान तरीके से कैसे? ओ के पास कुछ भी नहीं है लेकिन लाल गोला तो है, तो ये लाल गोला गया इसके पास, भैया क्या मैं आपके पास आ सकता हूं? तो इसने बोला यार लाल गोला तो मेरे पास भी है, लाल गोला इसके पास भी है, हाँ तो मेरे पास आ सकता है। इसका यही फंडा है कि अपन अपने घर में है, अपने घर में पापा मम्मी आए तो अपन उनको पहचान जाते हैं क्योंकि अपन उनको जानते हैं, अपने उनकी बात मेमोरी जुड़ी हुई है। लेकिन कोई गुंडा आ जाए, कोई चोर आ जाए तो क्या अपन उसको आने देंगे? उसको मार मार के भगा देंगे। यही फंडा ये अपनाती है। अगर इनकी जान पहचान का इनके जैसा कोई आया इनके पास तो ये उसको बोलेंगे आओ 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 वेलकम तुम्हारा। अगर कोई दूसरा आया तो बोलेगा भाग भाग भाग। लेकिन सेम टू सेम आया, गोला से गोला मिला, बोला आजा 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 वेलकम वेलकम वेलकम, तो ओ वाला ओ को ब्लड दे सकता है। ओ वाला गया इसके पास, इसके पास बोला मेरे पास भी लाल गोला, तेरे पास भी लाल गोला, आजा 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 तू भी मेरे जान पहचान का, तो ओ वाला ए को भी दे सकता है। फिर ये गया बी के पास, बोला तेरे पास भी लाल गोला, मेरे पास भी लाल गोला, अरे आजा 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 वेलकम वेलकम वेलकम। फिर ये गया ए बी के पास, बोला लाल गोला लाल गोला, आजा 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 आजा। तो इससे क्या शिक्षा मिली, क्या मिला अपने को सीखने को? इससे अपने को ये पता चला कि जो ओ वाला है वो ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। अब बारी आई ए की, इसने बोला ओ तू तो चला गया, अब मेरे को भी तो जाना है, तो ए बोला ओ के पास गया, बोला लाल गोला, लेकिन इसके पास क्या था? ए एंटीजन। ये बोला हट, तू मेरे पास नहीं आ सकता, तू मेरे पास नहीं आ सकता। तो क्या ए ओ के पास जा पाएगा? क्यों? क्योंकि उसके पास तो ये हरी बिंदी ही नहीं है, हरी बिंदी ही नहीं, ये इसके लिए क्या है? फॉरेन पार्टिकल, ये इसके अंदर गया तो इसको मार देगा, कूट देगा, पीट देगा और भगा देगा। तो ओ बोला निकल निकल, तू मेरे पास नहीं आ सकता। फिर ए बोला चल ठीक है मैं तेरे पास नहीं आ सकता, मैं जा रहा हूं अब मेरे दोस्त के पास। तो बोला लाल गोला, हरी बिंदी, बोला आजा 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 वेलकम वेलकम वेलकम। तो ए वाला ए को दे सकता है। फिर ये गया, चलो मैं अब अगले के पास जाता हूँ, बी के पास, चलो 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 चलो। तो बोला लाल गोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हरी बिंदी, पीली बिंदी, हट सेरी, तो तेरे पास तो हरा है, मतलब तू ए एंटीजन है, मेरे पास तो ए एंटीजन है ही नहीं, तो इसने बोलेगा भग 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 मैं नहीं आ रहा, तो ये इसको भगा देगा, तो ये इसको नहीं दे सकता। फिर ये गया ए बी के पास, फिर ये गया ए बी के पास, लाल गोला, हरी बिंदी, बोला अरे तू तो मेरा भाई है भाई, आजा 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 आजा, सब कुछ सेम, लाल गोला मिल गया, हरी बिंदी मिल गई, सब कुछ सेम, तो ये इसके पास जा सकता है क्योंकि ये जाना पहचाना है। तो क्या शिक्षा मिली इससे? ए वाला ए को दे सकता है, ए वाला ए बी को दे सकता है, ठीक है। अब बोला ए तू तो चला गया, मेरी मेरी बारी, बी भी बोला, तो बी गया ओ के पास, बी गया सबसे पहले ओ के पास, बी गया ओ के पास, तो बी ने बोला लाल गोला, पीली बिंदी,
पीली बिंदी कैसे? भग 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 भग, तू तो मेरे लिए फॉरेन एजेंट है, तू तो मेरे जैसा है ही नहीं, तू तो बाहर वाला है, तू तो चोर है। तो ओ वाले ने इसको मार के भगा दिया। फिर गया ए के पास, लाल गोला लाल गोला, पीली बिंदी हरी बिंदी, फॉरेन, इसने भी इसको मार के भगा दिया। फिर बी गया बी के पास, बोला लाल गोला पीली बिंदी पीली, अरे भाई भाई आजा 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 आजा। तो बी वाले ने पी को ब्लड दे दिया। फिर बी गया ए बी के पास, लाल गोला पीली बिंदी, अरे भाई 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 आजा 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 आजा। तो बी वाला ए बी को भी ब्लड दे सकता है। तो इसने अपने आप बी वाले भाई को दे दिया और ए बी वाले भाई को दे दिया। फिर आई बारी ए बी की, ए बी गया ओ के पास, ए बी गया ओ के पास, लाल गोला, अरे अरे भाई साहब इसके पास तो हरी बिंदी भी है पीली बिंदी भी, इसने तो इसको मार के कूट के भगा दिया कि अरे भाई मेरे पास नहीं आ सकता तू। ए भी गया ए के पास, बोला अरे भाई मैम क्या हुआ बीच, अच्छा तो मुझे फिर पहले बता देना चाहिए था, मैं कैसे मैं बीच में रोक दूं। ठीक है मैं क्लास बीच में बंद कर देता हूँ।